एक ऐसा मिशन जिसमें एक भाई अपनी बहन की जान बचाना चाहता है। उसके पास केवल 36 घंटे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस मिशन में उसकी खुद की जान चली जाए। हॉलीवुड हाइलाइट्स प्रेजेंटिंग वर्टिकल लिमिट। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 5 लोग मॉन्यूमेंट वैली की सपाट पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। यह पहाड़ियां बहुत ही खतरनाक होती है। इन 5 में 3 लोग होते हैं जो एक परिवार के होते हैं, जिसमें पिता का नाम रॉयस, बेटी का नाम एनी और बेटे का नाम पीटर होता है। इनके साथ जो 2 लोग होते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते। वो दोनों के दोनों इनसे ऊपर होते हैं और अगले पल वो लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ये पांचों के पांचों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, इसीलिए एक एक करके सब पहाड़ी से अलग हो जाते हैं। और अब ये पांचों के पांचों एक रस्सी पर लटके हुए हैं और यह रस्सी इन पांचों का भार नहीं उठा सकती। बहुत जल्दी ये सब के सब नीचे गिर जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि ये सब एक साथ गिरते, वो 2 लोग जो चट्टान पर सबसे ऊपर थे वह रस्सी पर सबसे नीचे लटके हुए होते हैं और तभी उनकी रस्सी टूट जाती है और वह दोनों इस ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। और अब रस्सी पर रॉयस, उसका बेटा पीटर और उसकी बेटी एनी है और धीरे धीरे रस्सी खिसक रही होती है। रॉय अपनी बेटी को बोलता है, तुम पहाड़ी पर क्लैंप लगाने की कोशिश करो ताकि इनकी रस्सी को और भी सपोर्ट मिल जाए। लेकिन उसका हाथ पहाड़ी की उस दरार तक नहीं पहुंचता जहां पर वो क्लैंप को अटका सकती है। और अब रॉयस जानता है कि उसे क्या करना है। रॉयस सबसे नीचे और उसके ऊपर उसका बेटा पीटर है। वो पीटर को बोलता है कि चाकू निकालो। पीटर चाकू निकालता है और वो कहता है कि रस्सी को काट दो ताकि मैं गिर जाऊं और रस्सी का भार कम हो जाए और तुम दोनों बच जाओ। वो अपने दोनों बच्चों को बचाना चाहता है। एनी ऐसा करने से पीटर को मना करती है। पीटर भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उनके डैड जानते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये तीनों के तीनों मारे जाएंगे। रॉय अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने रस्सी नहीं काटी तो क्या होगा, और मजबूरी में पीटर को रस्सी काटनी पड़ती है। हालांकि एनी इसके खिलाफ होती है और अब रॉयस की मृत्यु हो जाती है। रॉयस ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया और 3 साल बाद यह दिखाया जाता है कि पीटर उस घटना के बाद कभी पहाड़ नहीं चढ़ा। अब नेशनल ज्योग्राफी चैनल के लिए काम करता है और जब वह एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एक टीम केटू के पहाड़ पर चढ़ने वाली है। केटू दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी है और उसे यह भी पता चलता है कि इस टीम में एनी भी है, यानी कि उसकी बहन भी इस टीम में है। उसकी बहन अब एक बहुत ही फेमस पर्वतारोही है, उसका बहुत नाम है और वह अपनी बहन से मिलने जाता है। दरअसल आज भी उसकी बहन अपने पिता की मौत का कारण अपने भाई पीटर को समझती है। उसने आज तक उसे माफ नहीं किया। पीटर को पता चलता है कि 5 लोगों की टीम, जिसमें एक उसकी बहन भी है, केटू की पहाड़ी पर चढ़ेगी और बुधवार तक उन्हें वहां शिखर तक पहुंचना है। इन 5 में एक आदमी है जिसका नाम है एलियट वैंग, जो कि बहुत अमीर आदमी है और उसने एक एयरलाइंस खरीदी है। और बुधवार को जब वह शिखर पर होगा तो उसकी एयरलाइंस की पहली फ्लाइट के 2 की पहाड़ी के ऊपर से गुजरेगी और उस वक्त वह वहां पर होगा। यह एक तरह का उसकी एयरलाइंस का प्रचार है, जिसके लिए वह सबको अच्छे खासे पैसे देगा। अब जिस दिन इन्हें पहाड़ी पर चढ़ना होता है उससे एक रात पहले वो यहाँ पर अच्छी खासी पार्टी देता है और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम विक है, जो कि पहले भी केटू की पहाड़ी पर चढ़ चुका है। यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में पता है और वो एलियट से पूछता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो तब तुम क्या करोगे। एलियट कहता है कि हमारे साथ मौसम का एक्सपर्ट है और अगले 2 महीनों तक मौसम खराब होने वाला नहीं है। विक कहता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो जाए तो इंसान वहीं मर जाते हैं। तुम में से कौन ईश्वर का रोल अदा करेगा? कौन ये फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? एलियट कहता है कि टीम में जो सबसे बेहतरीन होता है वही टीम का लीडर होता है और हमारा लीडर टॉम है, क्योंकि वो इन सब में बेहतर होता है। विक वहां से चला जाता है और उसी रात को वो अपनी दाढ़ी काटता है और रात के अंधेरे में वो केटू की पहाड़ी चढ़ना शुरू कर देता है। और अगले दिन ये 5 के 5 भी केटू की तरफ निकल पड़ते हैं और जब ये 26,000 फुट ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो इन्हें रेडियो पर बताया जाता है कि तूफान आने का अंदेशा है। इनका जो लीडर होता है, जिसका नाम टॉम है, वो कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन एलियट ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है कि हम अपने पहले पड़ाव से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर हैं और वैसे भी तूफान बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और हो सकता है कि वह उत्तर की तरफ मुड़ जाए, जैसा कि हमें रेडियो में बताया गया। इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा।
हालांकि टॉम आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन एलियट और एनी चाहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और ये पांचों के पांचों अब 26,000 फुट की ऊंचाई से और भी ऊपर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये बात नीचे बेस कैंप में पीटर को पता चलती है कि वो तूफान की चेतावनी के बाद भी आगे बढ़ रही हैं, तो इस बात से वो चिंतित उड़ता है और वो एक बार फिर से टॉम को बताता है कि दक्षिण से तुम्हारी और तूफान बढ़ रहा है और अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम सब के सब फंस जाओगे। टॉम एलियट को कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन एलियट टॉम को एक बार फिर से कन्विंसिबल के हो और आज अगर तुम उस तूफान के डर से जिसके आने के चांसेस बहुत कम है वापस लौट गए तो तुम्हें इस बात का दुख हमेशा रहेगा। और एक बार फिर यह पांचों के पांचों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब नीचे से दूरबीन से पीटर देखता है कि ये लोग अभी भी वापस नहीं आ रहे, तो वो बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि इन पांचों में एक उसकी बहन भी है। अपने पिता को पहले खो चुका है, अब वो अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। वहीं ऊपर पहाड़ पर जब ये पांचों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहां पर तूफान शुरू हो जाता है और ये तूफान इतना तेज होता है कि इन्हें आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी एनी के पैरों के नीचे से बर्फ खिसक जाती है और वो दो चट्टानों के बीच में गिरना शुरू हो जाती है। ये पांचों के पांचों रस्सी से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए एनी के साथ साथ सब खींचे चले आते हैं। और जब एनी सरफेस से 2 फुट ऊपर होती है तो उसकी रस्सी अटक जाती है और अगले पल वो रस्सी टूट जाती है, जिससे एनी को चोट नहीं लगती, लेकिन अब वह एक खाई में फंस चुकी है। बाकी ऊपर 4 लोग ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर तूफान होता है और अगले पल ऊपर से बहुत सारी बर्फ खिसक कर इनकी तरफ आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से 2 लोग और उसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर एनी है और 2 लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि उस खाई में अब ये 3 लोग फंस चुके हैं और ऊपर से वो खाई पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है, यानी कि चाहकर भी ऊपर से नहीं निकल सकते। और अब यहाँ पर एनी, एलियट और टॉम तीनों फंस चुके हैं। नीचे से इनसे रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इनसे किसी भी तरह का कोई भी संपर्क नहीं होता, क्योंकि इनके रेडियो पर सिग्नल नहीं होते। एनी को मोर्स कोड की लैंग्वेज आती है और उसके भाई को भी, इसीलिए वो अपने भाई को मोर्स कोड के जरिए बताती है कि यहाँ पर हम 3 लोग जिंदा हैं और बर्फ के नीचे फंसे हुए हैं। मोर्स कोड एक ऐसी भाषा होती है जिससे हम क्लिक्स के जरिए दूसरों को संदेश भेज सकते हैं और एनी मोर्स कोड का इस्तेमाल करती है, क्योंकि बचपन में उसके पिता ने उसको और उसके भाई को यह भाषा या कोडिंग सिखाई थी। और अब नीचे लोगों को पता है कि ऊपर 3 लोग जिंदा है, वो फंसे हुए हैं और पीटर अपनी बहन को बचाने के लिए जाना चाहता है। उसे बताया जाता है कि वह 36 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, इससे ज्यादा की सप्लाई उनके पास नहीं है और साथ ही साथ इन्हें यह भी नहीं पता कि वो चट्टानों में कहाँ फंसे हुए हैं और अगर इन्हें पता भी चल जाए तो यह बर्फ को कैसे खो देंगे। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी के पास जाते हैं, जो इन्हें नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब देते हैं और इस बॉम्ब के धमाके से चट्टानों को तोड़कर नीचे उन तीनों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर सब जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि ये सफर बहुत खतरनाक है। लेकिन जब एलियट की कंपनी ये बोलती कि जो भी इस सफर पर जाएगा उसे 50 लाख मिलेंगे, तो यहाँ पर एक टीम तैयार हो जाती जो पीटर के साथ जाना चाहती है। लेकिन सफर से पहले पीटर को बताया जाता है कि इन्हें अपनी टीम में विक को भी शामिल करना चाहिए। विक वही बूढ़ा आदमी है जिसने इन सबको सफर पर जाने से पहले चेतावनी दी थी और खुद भी वह रात को उसी पहाड़ की ओर चला गया था। दरअसल 4 साल पहले 9 अमेरिकन्स की एक टीम इसी पहाड़ पर गई थी और ऊपर एक भयानक तूफान आ गया और उस टीम में विक की पत्नी भी थी, जो एक टूरिस्ट गाइड थी। हालांकि विक को सबने मना किया, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को वहां ढूंढने के लिए गया, लेकिन न उसे अपनी पत्नी वहां पर नहीं मिली। लेकिन किसी तरह से वहां से वह 3 लोगों को बचा कर ले आया, जिसमें उसके पैरों की उंगलियां भी गल गई थी और अब भी वह उसी शिखर के नीचे वाली चोटी पर अपनी पत्नी की लाश को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि आज तक उसकी पत्नी की लाश नहीं मिली। इसीलिए वो उन पहाड़ों के चप्पे चप्पे को जानता है और अब ये सबसे पहले हेलीकॉप्टर से विक के पास जाते हैं और विक को कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमें ऊपर पहाड़ पर जाना है जहां पर 3 लोग फंसे हुए हैं। विक इनकी मदद नहीं करना चाहते था। पीटर कहता है कि आप मेरे पिता के साथ एवरेस्ट की पहाड़ी पर चढ़े थे। दरअसल पीटर के पिता को पहले से जानता है, लेकिन फिर भी वह मदद नहीं करना चाहता। वह कहता है कि ऊपर सब मर चुके होंगे,
लेकिन जब उसे बताया जाता है कि एलियट की कंपनी वाले इस काम के लिए 50 लाख का इनाम देंगे, तो विक मान जाता है। वह कहता है कि चढ़ाई किसी रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, यह एक बचाव दल है और अब से जैसा मैं कहूँगा वैसे ही होगा। वहीं जो 3 लोग नीचे फंसे हुए हैं, धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कमी होती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है और उनके पास अब केवल 22 घंटे बचे हैं। और 22 घंटे में अगर उन्हें नहीं बचाया गया तो वह तीनों के तीनों मर जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की वजह से इन तीनों का दम घुटना शुरू हो जाएगा, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी और यह तीनों यहीं पर मर जाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इनके पास एक दवा, एक ड्रग्स है जिसका नाम है डेक्सामेथाजोन। जब तक इनके पास यह है तब तक ये यहाँ पर आराम से सांस ले सकते हैं, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा दवा नहीं है और साथ ही साथ टॉम, जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है, जो ऊपर से गिरने के बाद इंजर्ड भी हो गया था, उसने अपना दवा का बैग खो दिया, यानी कि उसके पास दवा नहीं है। और जब एनी उसकी मदद करना चाहती है तो एलियट कहता है कि उसे दवा की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मर जाएगा और अगर हमने उसे अपनी दवा दी तो हम भी मारे जाएंगे। वो उसके साथ दवा शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन एनी ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वह अपने हिस्से की दवा से टॉम को इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि ये दोनों यहाँ पर एलियट की वजह से फंसे हैं, लेकिन एलियट को इन दोनों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं, वह किसी भी कीमत पर अपने आप को बचाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर, विक और उसके साथ 4 और लोग हेलीकॉप्टर से ऊपर पहाड़ियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे का सफर इन्हें पैदल ही तय करना होगा, इसीलिए 2-2 लोगों की 3 टीम्स बनाते हैं और अलग अलग रास्तों से उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर वह तीनों लोग बर्फ के नीचे दफन है। पीटर और विक एक साथ होते हैं और जब पीटर और गग पहाड़ों से ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो विक पीटर को बोलता है कि तुमने अपने पिता की रस्सी काट कर अच्छा किया, अगर उनके पास चाकू होता तो वो भी यही करते। हालांकि आज तक उसके दिल में यह गिल्ट होता है कि उसने अपने पिता की रस्सी काटी, इसीलिए उसने उस घटना के बाद पहाड़ चढ़ना छोड़ दिया और आज वो कई सालों के बाद पहाड़ों पर चढ़ रहा है, वो भी सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। यहाँ से विक उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि हम तुम तीनों को बचाने के लिए जल्द से जल्द आ रहे हैं। विक एलियट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वहीं अब एनी की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। टॉम उसे कहता है कि तुम्हें इंजेक्शन लेना चाहिए, लेकिन एलियट कहता है कि अब उसे इंजेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे मना किया था कि वो तुम्हें इंजेक्शन ना दे। उसने तुम्हें इंजेक्शन दिया, इसीलिए अब उसे इंतजार करना होगा। एनी एलियट को कहती है, तुम जिंदा रहना चाहते हो ना? वो देखो सामने एक बैग पड़ा है जिसके अंदर दवा है, जाओ और उस बैग को ले आओ। दरअसल सामने इन्हीं में से एक का बैग पड़ा होता है जिसके अंदर दवा है, लेकिन वहां पर जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहां जाने पर इनकी जान भी जा सकती है। वह ऐसी जगह पर पड़ा होता है जहां से बैग लाना बहुत मुश्किल है और एलिट वहां पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे अपनी जान से बहुत ज्यादा प्यार है। एनी ये डिसाइड करती है कि वो उस बैग को लेने के लिए जाएगी। वो वहां पर जाती है और अपनी जान पर खेलकर वह उस बैग को ले आती है। जब वो बैग खोलकर देखती है तो उसके अंदर अभी भी दवा की 4 ट्यूब्स बाकी होती है। वो उसमें से एक इंजेक्शन टॉम को दे देती है। हालांकि एनी की तबीयत भी अब खराब है, लेकिन इतनी जल्दी वो भी इंजेक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन इंजेक्शंस की जरूरत होगी। वहीं बाहर 3 टीम्स में से एक टीम, जिसमें एक लड़का और लड़की होते हैं, जो इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर लड़के का पैर स्लिप हो जाता है और चट्टान के किनारे से लटक जाता है। लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में वह खुद भी चट्टान से लटक जाती है और तभी इनके बैग से बॉम्ब नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हालांकि धमाके में दोनों की जान बच जाती है। वह वापस ऊपर चला जाता है और तभी एक बर्फ का सैलाब उसकी तरफ आता है, जो उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लड़की की जान बच जाती है, क्योंकि उस वक्त वो चट्टान पर लटकी हुई थी और कुछ ही देर बाद वह पीटर तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है, इसीलिए नीचे आमी इन्हें ऊपर इन्फॉर्मेशन छाव में ले जाते हैं और उसके ऊपर बर्फ डाल देते हैं। और अब यह इन्फॉर्मेशन वह अपनी दूसरी टीम को, जिसमें 2 लोग हैं, उन्हें भी देते हैं। वो भी अपना बैग छाव में ले जाते हैं, लेकिन उनके बैग
में जो बॉम्ब होता है उससे नाइट्रोग्लिसरीन लीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लास्ट होता है और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी बर्फ छट जाती है और उसी बर्फ के अंदर से एक औरत की डेड बॉडी विजिबल होती है और ये और कोई नहीं बल्कि विकी पत्नी है, जिसकी मृत्यु आज से 4 साल पहले एक बर्फ के तूफान में यहीं इन पहाड़ों पर हो गई थी और पिछले 4 सालों से वह अपनी पत्नी की डेड बॉडी को ढूंढ रहा होता है। वो अपनी पत्नी के गाल पर हाथ लगाता है और उसके गले में जो अंगूठी होती है वो उसे अपने हाथ में पहन लेता है। इसके बाद वो बर्फ में कुछ ढूंढने लगता है और तभी पीछे से पीटर आता है। वो उसे एक बॉक्स दिखाता है। वो कहता है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? विक उससे वो बॉक्स ले लेता है, उसे खोल कर देखता है और उसके अंदर दवा नहीं होती। दरअसल यह उसकी पत्नी का बॉक्स होता है और इसके अंदर डेक्स दवा थी। 4 साल पहले उसकी पत्नी जब इन पहाड़ों पर तूफान में फंस गई थी तो उसकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई और अगर उसे डेक्स दवा दी जाती तो उसकी मृत्यु नहीं होती। हालांकि विक अपनी पत्नी को बचाने के लिए आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसने यहाँ से 3 लोगों को बचाया था और उन तीनों में एक एलिट भी था जो उसकी पत्नी के साथ ही था और उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी दवा का बॉक्स खो गया था। लेकिन विक जानता था कि वह झूठ बोल रहा है और अब जब उसे बॉक्स मिल गया उसके अंदर एक भी दवा नहीं है। इसका मतलब यह था कि सारी की सारी दवा एलियट ने खुद ले ली थी। उसने विक की पत्नी को दवा नहीं लेने दी, जिसकी वजह से दम घुटकर उसकी मृत्यु हो गई। विक कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पीटर कहता है कि मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। विक कहता है, यह मत भूलो कि तुम कहाँ पर हो। ये 24,000 फुट ऊंचाई है। यहाँ पर तुम अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते और अब एलियट को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। विक वहाँ से अकेला ही आगे के सफर पर निकल जाता है और रात को एनी रेडियो पर अपने भाई को कॉल करती है। अब ये आसपास है, इसीलिए इनकी आपस में बात हो पा रही होती है और वह अपने भाई से कहती है कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर पहुँचोगे हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। टॉम भी लगभग मरने वाला होता है और एलियट की भी तबीयत अब खराब होना शुरू हो गई होती है। अभी टॉम 24,000 फुट की ऊंचाई पर होता है और ये लोग 26,000 फुट की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं, यानी कि वहां पहुंचने में उसे अभी भी कई घंटे लगेंगे। जबकि एनी उसे बताती है कि अगले 2 घंटे में शायद हम मार जाएं। पीटर कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम तक पहुंचूंगा। वहीं रात को यह दिखाया जाता है जब एनी सो रही होती है तो एलियट टॉम के पास जाता है और वो उसका मुंह बंद कर देता है। वो उसे एयर का इंजेक्शन लगाकर मार देता है और कुछ देर बाद जब एनी उठकर टॉम को देखती है तो वो देखती है कि वो मर चुका है। वहीं पर सिरिंज पड़ी होती है और वो समझ जाती है कि एलियट ने उसे मार दिया ताकि हम उसे दवा ना दे और वो ज्यादा से ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। इस वक्त एलियट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। एनी उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसने टॉम को मार दिया और जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी ऊपर से कुछ बर्फ गिरती है और इन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। लेकिन यह छेद इतना बड़ा नहीं होता कि यह वहां से बाहर निकल सके और इन्हें किसी भी कीमत पर वहां पर निशानी लगानी होगी ताकि जो भी इन्हें बचाने आए उसे पता चल जाए कि यह दोनों के दोनों बर्फ के नीचे यहीं पर दफन है। इनके पास जो इंक होती है वो जम चुकी होती है, इसीलिए एलियट बैग में टॉम के ब्लड को रखता है और उसे ऊपर सरफेस तक पहुंचाकर उस बैग में एक ब्लास्ट करता है, जिससे ब्लड चारों तरफ फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पीटर अपनी जान पर खेलकर शॉर्टकट रास्ते से यहाँ तक पहुँच जाता है। उसके साथ वो लड़की भी होती है जो बच गई थी और जब पीटर यहाँ पर ब्लड देखता है वह समझ जाता है कि उसकी बहन और बाकी के लोग नीचे हैं। वह यहाँ पर ब्लास्ट करता है और इस बंद जगह को पूरी तरह से खोल देता है। वह देखता है कि उसकी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो अब खड़ी भी नहीं हो सकती, इसीलिए वह नीचे रस्सी फेंकता है। एलियट उसकी बहन को रस्सी पर बांध देता है, लेकिन उसे खींचना इतना आसान नहीं है। वो धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है और तभी जिस रस्सी की सपोर्ट से पीटर और लड़की उसकी बहन को खींच रहे होते हैं, उसका जो हुक होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह हुक निकलता, उसे पैर से कोई दबा देता है और यह विक होता है। विक भी यहाँ पर पहुँच चुका है। विक एनी को वापस नीचे रखता है
और वो खुद नीचे जाने लगता है। पीटर उसे मना करता है। पीटर को पता है कि वो एलिट को मार देगा। विक नीचे जाता है। एलिट उस पर हमला करता है क्योंकि वह जानता है कि विक को पता है कि उसकी पत्नी की मौत का कारण वही है और वो उसे यहाँ पर मार देगा। लेकिन विक उसे मारता नहीं है बल्कि उसकी कमर पर हुक लगा देता है, यानी कि उसने उसे नहीं मारा, हालांकि उसके पास मौका भी होता है। और अब यह सब के सब एक ही रस्सी पर बंधे हुए हैं और पीटर धीरे धीरे अपनी बहन को खींचना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी बहन ऊपर पहुंचती, जिस जगह पर विक और एलियट खड़े होते हैं, वह पूरी की पूरी नीचे धंस जाती है और नीचे बहुत गहरी खाई है। और अब ये चारों के चारों एक ही रस्सी पर लटक चुके हैं। ऊपर सिर्फ एक लड़की है और वह इन चारों को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती और ना ही ऊपर खींच सकती है। विक अपनी जेब से चाकू निकालता है। पीटर समझ जाता है कि वह क्या करने वाला है क्योंकि उसके डैड ने भी कुछ ऐसे ही किया था। पीटर उसे मना करता है। विक कहता है कि कोई भी चारा नहीं है। एलियट विक के नीचे रस्सी पर लटका होता है और वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि ऐसा मत करना, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। लेकिन वह रस्सी को काट देता है और वह दोनों के दोनों उस गहरी खाई में कहीं गुम हो जाते हैं। पीटर अपनी बहन एनी को और अपने साथ जो लड़की होती है उन दोनों को लेकर नीचे बेस कैंप तक पहुंच जाता है। हालांकि एनी की तबीयत अभी भी खराब होती है, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगी। और इन दोनों भाई बहनों के बीच में जितने भी गिले शिकवे होते हैं वो सब के सब दूर दूर हो चुके हैं। एनी अपने भाई पीटर से कहती कि अगर आज डैड जिंदा होते तो उन्हें तुम पर गर्व होता, हालांकि तुम्हें वो डांटते लेकिन उन्हें तुम पर गर्व होता। पीटर अपनी बहन के फोरहेड पर किस करता है और वहां से बाहर चला जाता है और वहां पर वो पत्थरों की एक स्मारक बनाता है जिस पर उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो इस पूरे मिशन में मारे गए थे। और यही सब दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।